नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना से बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। संजय नगर में बिहार एसटीएफ और अपराधियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। कुख्यात अजय राय पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। कुख्यात सोना लुटेरा अजय राय था। एसटीएफ इंस्पेक्टर दिवाकर को गोली भी लगी है। जक्कनपुर थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है, तो कुख्यात अजय राय इस मुठभेड़ में ढेर किया गया है। पुलिस और अपराधियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। तो पटना से ये बड़ी खबर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बिहार एसटीएफ और अपराधियों के बीच ये मुठभेड़ हुई है। बता दें कि कुख्यात अजय राय इस मुठभेड़ में ढेर किया गया है। जक्कनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। एसटीएफ इंस्पेक्टर दिवाकर को गोली लगी है, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। तो ये बड़ी घटनाक्रम हुई है मुठभेड़ के तौर पर। कुख्यात सोना लुटेरा अजय था और पुलिस और अपराधियों के बीच यहां पर मुठभेड़ हो गई। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता। संजय, क्या अपडेट मुठभेड़ को लेकर? देखिए, अजय राय कुख्यात अपराधी बिहार का। सारण जिले में इसके खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं। बैंक रॉबरी के अलावा सोना लुटेरा भी इसको बताया जा रहा था। और इसके संजय नगर रोड नंबर 10 जो जक्कनपुर थाना क्षेत्र है, वहां पर एक मकान में छिपने की सूचना मिली थी। और इसने कुछ ही दिन पहले, जैसा कि एसटीएफ डीआईजी विवेकानंद ने बताया मीडिया को, कुछ ही दिन पहले उस इलाके में किराए पर मकान लिया था और ये रह रहे थे वहां पर। और इसके साथ दो इसके साथी भी थे जो अपराधी थे। हालांकि वो भागने में कामयाब रहे, लेकिन जब एसटीएफ की टीम मौके पर पहुंची तो अजय राय और उसके साथियों ने पुलिस पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और जिसमें अजय राय जो कुख्यात अपराधी वो मारा गया। दिवाकर जो सब इंस्पेक्टर है, उनकी गोली लगी है और उनको बेहतर इलाज के लिए निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की, जो दोनों अपराधी फरार हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। लेकिन लंबे अरसे के बाद एक बड़ी कार्रवाई राजधानी पटना के 20 शहर में, और पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाई है। इसमें इस बात से इंकार नहीं कर सकता है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। जी, तो बिल्कुल देखिए, ये मुठभेड़ हुई जिसमें कुख्यात ये मारा गया है। और देखिए, कुछ देर पहले मुठभेड़ के बाद से किस तरीके के हालात बने, वहां से ग्राउंड जीरो से अधिक जानकारी हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता संजय देंगे। तो देखिए, बिहार एसटीएफ और अपराधियों में यह मुठभेड़ की खबर सामने आई, जहां कुख्यात अजय राय इस मुठभेड़ में ढेर किया गया। एक बड़ा ऑपरेशन चला इस मुठभेड़ के तौर पर और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हालांकि बताया जा रहा है कि एक पुलिसकर्मी को भी गोली लग गई। के छुपे होने की सूचना थी। इस सूचना के सत्यापन में एसटीएफ की टीम यहां पर पहुंची और सत्यापन के क्रम में जैसे ही लोग प्रवेश किए तो गोली चला दी गई अपराधियों द्वारा। इस क्रम में मुठभेड़ हुई है और एसटीएफ का हमारा एक अफसर घायल हुआ है। अपराधियों में से भी एक को गोली लगी है, जिसको अस्पताल ले जाया गया है। विशेष और जानकारी जो है हम और सब चीज के। राजधानी पटना में लंबे अरसे के बाद अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और यह इलाका है जक्कनपुर थाना क्षेत्र का संजय नगर रोड नंबर 10। सूचना मिली थी कि अपराधी इसी मकान में छिपे हुए हैं और इस सूचना के बाद ये पटना पुलिस का इन्फॉर्मेशन था, बिहार एसटीएफ को शेयर किया गया और उसके बाद बिहार एसटीएफ की टीम यहाँ पर पहुँचती है। अजय राय, एक कुख्यात अपराधी, एक कुख्यात बैंक लुटेरा, अपने दो अन्य सहयोगियों के साथ इसी मकान में छिपा हुआ था। और जब पुलिस ने चैलेंज किया तो अपराधियों ने पुलिस पर गोली चलाई। दोनों तरफ से तकरीबन 12 से 15 राउंड फायरिंग की खबर है। और इसी दौरान जो अपराधी थे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें सब इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार जो है वो जख्मी हो गए। इसके बाद पुलिस ने भी यहाँ पर अपराधियों को चेज कर फायरिंग की, जिसमें एक अपराधी अजय राय को गोली लगी है और जो जानकारी मिल रही है उसकी डेथ हो गई है। यानी एक अपराधी जो है एनकाउंटर में मारा गया है और बाकी के जो उसके दो सहयोगी थे वो भागने में सफल रहे। मौके पर बिहार एसटीएफ के आलाधिकारी पहुंचे, डीआईजी समेत कई अधिकारी पहुंचे और इस पूरे मामले की उन्होंने अपने लेवल पर छानबीन की। और देखिए, पूरा इलाका जो है पुलिस छावनी में तब्दील हुआ है और ये पुलिस की गाड़ियां जो है यहाँ लगी हुई हैं। बिहार एसटीएफ ने लंबे अरसे के बाद, हालांकि हाल के दिनों में अपराधियों से कई मामलों में मुठभेड़ हुई है और अपराधियों की गिरफ्तारी भी लगातार बिहार एसटीएफ की तरफ से की जा रही है। देखा कि गोली चल रहा है तो हम लोग तो बहुत सहम गए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
तो फिर हम लोग घबरा गए। फिर स्थानीय लोगों को बताया कि अपना देख लीजिए, तो अब पता चला कि प्रशासन के आदमी है, तो हम लोग अपना साइड हो गए। अब प्रशासन सरकार की कार्रवाई है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उन लोगों का है वो बता रहे हैं कि जब उन्हें पता चला कि ताबड़तोड़ जब फायरिंग हुई, इलाके में दहशत का एक माहौल हुआ, लेकिन जब पता चला कि पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची हुई है, तब लोगों को कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर एक सुखद अनुभूति हुई। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पुलिस ने ये कार्रवाई की है, ये अपराधियों को एक बड़ी सबक है। अगर आप पुलिस को चैलेंज करोगे तो निश्चित तौर पर आपका खात्मा होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। और इसी बीच हैदराबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक्टर अल्लू अर्जुन रिहा हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं अल्लू अर्जुन। आपको बता दें कि कल ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। पूरी रात जेल में रहे अल्लू अर्जुन और चंचल गुंडा जेल में अल्लू अर्जुन थे। कल शाम उन्हें जमानत मिली है। कल ही दोपहर में गिरफ्तार किए गए थे अल्लू अर्जुन। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर, जहां अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया गया है, जेल से अब बाहर आ गए हैं अल्लू अर्जुन। पूरी रात वो जेल में रहे, लेकिन अब जेल से वो बाहर आ गए हैं। कल शाम ही उनको जमानत मिल गई। तो ये जो 5 तस्वीरें हैं आप देख पा रहे होंगे, अल्लू अर्जुन जिनकी मूवी हाल ही में रिलीज हुई है पुष्पा 2, जो कि सुपर डुपर हिट रही, लेकिन इसके बाद अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे की वजह बताई जा रही थी कि प्रीमियम को लेकर के उन्हें गिरफ्तारी की गई। जब वो प्रीमियम के लिए गए थे, वहां भगदड़ मच गई और भगदड़ में एक महिला की मौत भी हो गई। हालांकि अल्लू अर्जुन ने उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ राशि देने का ऐलान भी किया है। लेकिन ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, कल ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था भगदड़ के मामले में, और अब अल्लू अर्जुन को रिहा कर दिया गया है। तो कल वो गिरफ्तार हुए थे। पहली तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, निचली अदालत में ने उन्हें जेल भेजा, फिर हाईकोर्ट से उन्हें जमानत दे दी गई और गिरफ्तारी से काफी लोग नाराज भी नजर आ रहे थे। बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। एकमात्र पटना के बापू सेंटर पर पेपर लीक की अफवाह के बाद छात्रों ने हंगामा किया। हंगामे में एक छात्रा घायल हो गई, जिसका इलाज एनएमसीएच में कराया गया। वहीं बीपीएससी ने साफ कर दिया कि पेपर वायरल की बात अफवाह है। पटना के एक सेंटर पर हंगामा कल हुआ था। हंगामे की ये तस्वीर पटना के बापू परीक्षा केंद्र की है। और लोग एग्जाम दे रहे हैं और हम लोगों को सर ऊपर में क्वेश्चन 12-30 तक नहीं मिला है। नहीं, कुम्हरार के बापू परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र वायरल होने की अफवाह के बाद अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। 4 क्वेश्चन ऊपर से सील थे, क्वेश्चन के पैकेट, और ये सबसे नीचे में जो था सील क्वेश्चन जो था, इसका सील पूरा खुला हुआ था। आरोप ये भी है कि 12 बजे से परीक्षा होनी थी, लेकिन आधे घंटे बाद भी कई छात्रों को क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, और जब आधे घंटे के बाद परीक्षार्थियों को पेपर मिला तो प्रश्न पत्र सील नहीं थे। लोग पूछ रहे हैं, कम से कम आधा घंटा बीत गया, पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ गया, तो आ रहा है। उसके बाद हम लोग बाहर निकले तो देखे क्वेश्चन फेंका हुआ है। हंगामे की खबर मिलते ही पटना डीएम सहित जिले के कई बड़े अधिकारी बापू परीक्षा सेंटर पहुंच गए और छात्रों को समझाने की कोशिश की। पूरा कैंपस खाली कराइए जो पुलिस है, और बाहर भी देखिए, न्यूसेंस नहीं होना चाहिए। उस प्रकार से जब प्रश्न पत्र पहुंचाए गए तो वही 12:15 बजे के आसपास लड़कों ने इसे प्रश्न को उठाकर और जो वहां इन्विजिलेटर थे उनके समक्ष से लेते हुए प्रश्न पत्र हंगामा करते हुए बाहर आए, जिसमें कुछ छात्रों के द्वारा ये हंगामा खड़ा किया गया। परीक्षा खत्म होने के बाद बीपीएससी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेपर वायरल की बात को अफवाह बताया और हंगामा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही। वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है, ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है। ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, शिकायत भी हम लोग को नहीं मिली। अब सवाल है कि जब पेपर वायरल ही नहीं हुआ तो फिर छात्रों ने हंगामा क्यों किया? इस पर डीएम ने बताया कि एक कमरे में 273 छात्रों के बैठने की व्यवस्था थी। पेपर के एक बंडल या कहें कि एक बॉक्स में 192 पेपर ही आते हैं। ऐसे में बाकी बचे छात्रों के लिए दूसरे कमरे से पेपर मंगाना पड़ रहा था, जिसको लेकर छात्रों में कंफ्यूजन हुआ।
न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 17वीं बीपीएससी परीक्षा के दौरान पेपर लीक की अफवाह फैलने के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने कहा है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आरजेडी के आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। उनसे उन लोगों को कोई मतलब नहीं, आप तो देखते रहिए ना, अभी आगे भी जितनी भी एग्जाम्स होंगी सब में कुछ न कुछ हंगामा क्यों होता है। भारतीय जनता पार्टी जब रहती है सरकार में उसके बाद ही पेपर लीक का मामला क्यों उठता है। देखिए, आरजेडी के लोग लगातार तमाम परीक्षाओं में धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने ट्रेंड लोग लगा दिए हैं जो क्वेश्चन पेपर लीक करते रहे। इस तरह से छात्रों के भविष्य के साथ खेलने वाले ये लोग अराजक तत्व हैं और इनको सजा मिलेगी। देखिए, बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी का यहाँ पे सुशासन है। जो लोग भी कानून के विरुद्ध, नियम के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो यहाँ कानून फ्री होकर के उनके खिलाफ काम करता है। अगर ये इन खबरों में जांच के उपरांत अगर सत्यता पाई जाती है, हालांकि इसकी संभावना ना के बराबर है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती रही है। पटना सिटी में बापू परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और इस दौरान परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत हो गई। दरअसल हंगामे के दौरान असिस्टेंट प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ गई। प्रशासन की टीम ने प्रोफेसर को इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम प्रोफेसर राम इकबाल सिंह है, जो कि अरवल के करपी थाना इलाके के रहने वाले थे। राम इकबाल सिंह की इन्विजिलेटर के तौर पर परीक्षा केंद्र पर तैनाती की गई थी। राम इकबाल सिंह बापू परीक्षा केंद्र के ए ब्लॉक के प्रथम तल पर कमरा नंबर 1 में अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के बाद जब हंगामा किया गया छात्रों की तरफ से, उसके बाद तनावपूर्ण माहौल देकर के उनकी तबीयत बिगड़ी। जब उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया तो वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हंगामा क्वेश्चन आउट को लेकर हंगामा हुआ और हंगामे के अंतर्गत इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अचानक वहाँ की प्रशासन उठा के इनको बगल के निजी अस्पताल में ले गई। बाद में हम लोग को खबर दिया गया कि आपके परिजन का डेथ हो चुका है। उनका फर्स्ट फ्लोर पर ए ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पे रूम नंबर 1 में उनका था। किनका क्या नाम था? राम इकबाल सिंह का था ड्यूटी। तो कैसे डेथ की है कुछ? ये तो कुछ बता नहीं सकते हैं हम, इसलिए कि हम भी ड्यूटी में ही थे। परीक्षा चल रहा था बापू सभागार में, उसी क्रम में प्रोफेसर साहब का एकाएक गिर गए। गिरने के बाद वहाँ के जितने पुलिस पदाधिकारी थे उनको टांग करके लेकर सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराए। जाते जाते वो मृत्यु हो गया। क्या नाम था, कहाँ के थे? उनका नाम है राम इकबाल सिंह। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। 2027 पद के लिए हो रही परीक्षा में करीब 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं था, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले अफवाह उड़ाई गई थी। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र को बेहतर बताया। सवालों और सियासत से आगे बढ़ते हुए 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो गई। पटना के एक सेंटर को छोड़कर पूरे राज्य में शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा का संचालन हुआ। हिस्ट्री का क्वेश्चन था, मॉडर्न का भी था, पॉलिटी का क्वेश्चन था, ज़्यादा था, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स का भी बढ़िया क्वेश्चन था। परीक्षा देने के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रश्न पत्र को बेहतर बताया। अच्छा ही था, नॉर्मल था पेपर। अच्छा था, पेपर अच्छा था। तैयारी जो थी उसके हिसाब से बेहतर गया पेपर? हाँ, बेहतर गया। परीक्षा में बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हुए। 69th के कंपैरेटिवली 70th वाला पेपर थोड़ा इजी था। 69th वाला कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था, इसमें फैक्चुअल ज़्यादा पूछा गया था। बजट से काफ़ी क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक सर्वे से था, हिस्ट्री का भी अच्छा खासा क्वेश्चन था, फैक्चुअल डिटेल ज़्यादा पूछा गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद पटना सहित राज्य के कई बड़े शहरों के बस स्टॉप और रेलवे स्टेशनों पर छात्रों की भारी भीड़ देखी गई। ये देखिए, तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह की भीड़। ट्रेन में ये तिल रखने की भी जगह नहीं बची है। कई लोग गेट पर लटक करके यात्रा करने को मजबूर हैं।
आपको बता दें, बीपीएससी की ये परीक्षा 2027 पद के लिए हो रही है। प्रारंभिक परीक्षा में 4,80,000 के करीब अभ्यर्थी शामिल हुए। परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए आयोग ने फुल प्रूफ तैयारी की थी। किसी भी तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। यही नहीं, आयोग ने कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए कमांड एंड कंट्रोल रूम भी बनाया था, जहां से सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की गई, जिसका नतीजा रहा कि आयोग शांतिपूर्ण ढंग से कदाचार मुक्त परीक्षा कराने में सफल रहा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश, अमित, संजय और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट से एक देश एक चुनाव लागू करने की विधेयक को मंजूरी मिल गई है। खबर ये मिल रही है कि अगले हफ्ते बिल को संसद में पेश किया जा सकता है और उसके पहले राजनीतिक दलों के बीच सियासी बयानबाजी जारी है। मोदी सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर गंभीर है। जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की मंजूरी की खबर बाहर आई, राजनीतिक दलों के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। अब जब ये लागू करेंगे तो जो शेष जो बचा हुआ जिनका कार्यकाल होगा, क्या उनको खत्म करेंगे या फिर सरकार वन नेशन वन इलेक्शन करवा भी लेती है, बीच में कोई मध्यावधि चुनाव की स्थिति होगी, उस परिस्थिति में क्या असेंबली सस्पेंड रहेंगे, इंतजार करेगा, राष्ट्रपति शासन रहेगा। जेडीयू जैसी बीजेपी की सहयोगी पार्टी पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। तो अभी विमर्श हो ही रहा है, हो जाए तो बढ़िया है। जबकि जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने एक देश एक चुनाव को देश के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इसकी सफलता सरकार की मंशा पर निर्भर है। बिल को आने दीजिए, अगर सरकार की नीयत सही में ठीक है, इस चीज को होना चाहिए, होने से देश को फायदा है। वहीं जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया और इसके फायदे भी बताए। पूरी तरह से सिस्टम अनरेस्ट में रहता है, इसीलिए एक देश एक चुनाव से इसको शासन को और व्यवस्था को भी ताकत मिली। हालांकि इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, लेकिन सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है। लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेजा जाएगा। जेपीसी इस बिल पर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेगी। सरकार की मंशा साल 2029 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की है। सवाल है कि एक देश एक चुनाव से विपक्ष को क्या परेशानी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रयागराज में पीएम मोदी ने करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने हनुमान मंदिर और संगम तट पर पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने संगम तट पर पहुंचकर गंगा पूजन और कुंभ कलश पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अक्षयवट, सरस्वती कूप कॉरिडोर और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 5500 करोड़ की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। आज से ठीक 30 दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, सनातन, आस्था, अध्यात्म, परंपरा और अनंत युगों की जीवन यात्रा का महापर्व यानी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसा महापर्व जो अनंत युगों से देश की नीति और राजनीति को दिशा दिखाता है। और इस बार महाकुंभ से एकता का महामंत्र निकलने वाला है। इस बात का संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा।
वहीं इससे पहले पीएम मोदी अरैल घाट से निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की। इसके बाद पीएम मोदी ने संगम नोज पर 30 मिनट तक पूरे विधि विधान से गंगा पूजन भी किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा की और फिर लेटे हनुमान जी की आरती उतारी और उनको भोग लगाया। इन व्यवस्थाओं को देखने के बाद पीएम मोदी ने पिछली सरकारों को आड़े हाथ भी लिया। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे। वैसे भी कुंभ भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। मोक्ष को भारत की संस्कृति में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है और कुंभ स्नान इस मोक्ष का एक माध्यम है। इसी मोक्ष के लिए एक बार फिर से साल 2025 में 14 जनवरी से एक नए सिरे से अध्यात्म की अनंत यात्रा शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा करते हुए ये कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 सीट पर जीत हासिल करेगी। नीतीश कुमार की यात्रा पर उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में घूमते रहे हैं। अगर गरीबों और महिलाओं को किसी चीज की आवश्यकता है तो महिलाओं के साथ संवाद कर इसकी समीक्षा करेंगे। एनडीए 225 सीट बिहार में जीतेगी। नीतीश जी जो यात्रा पर निकल रहे हैं सर, उसको किस मकसद से? ये लगातार आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार घूमते रहे बिहार की यात्रा में। बिहार में गरीबों के बीच में क्या चीज़ें और ज़रूरत है, महिलाओं के बीच में क्या संवाद करके समीक्षा करेंगे। लखीसराय में कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने दावा किया है कि बिहार में कांग्रेस की वापसी हो रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में 70 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी। इस चुनाव में आगे की बात की जाएगी। आने वाले दिनों में है, सितंबर तक उसको होना है। ड्यू डेट तो वही है, वही समय है। सीट शेयरिंग का वक्त जब आएगा तो चीज़ें समझ जाएंगी। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर लड़ी थी, तो उसके आगे की बात किया जाए। हाल ही में बिहार में हुए पैक्स के चुनाव के परिणाम पर आरजेडी ने सवाल खड़ा किया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पैक्स चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है। शक्ति यादव ने यह भी कहा है कि सहकारिता विभाग और पैक्स चुनाव भ्रष्टाचार की वो नदी बन चुकी है जिसमें सत्ता पक्ष के कुछ लोग और सेवा नियुक्ति अधिकारी बिल्कुल ही डुबकी लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अचेतन अवस्था में पहुंच चुके हैं, इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बिहार में रिटायर्ड अधिकारी जो भ्रष्टाचार की दलदल पे खुद उसका दोनों पैर और परिवार का पैर फंसा हुआ है, वो व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त कराएगा। बिहार में 2-3 लोग चला रहे हैं सरकार, रिटायर्ड अधिकारी 3 आदमी का टोला है, वही बिहार में अपना सत्ता का संचालन कर रहा है। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।